नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, तो हमने जेक के द्वारा जो भेजा 3 तक कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग करेंगे सेट 4। देखिए सेट 4 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगले वीडियो में अगर आप नहीं जानते तो जो उसका निर्देश सब है तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, अगले वीडियो में समझ लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ प्रश्न में चलते हैं। तो खंड को है हमारा, देखिए खंड को है अपठित बोध, यानी कि इसमें गद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़ना है। क्या है खंड को। अब देखते हैं निर्देश, क्योंकि देखिए निर्देश ही हमें बताता है कि आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें आपको कहाँ से क्या करना है। निर्देश को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि निर्देश बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प चुनें। यानी कि जो हमारा यहाँ से गद्यांश है, ये जो हमारा गद्यांश है यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक है, ये हमारा गद्यांश है और इससे जो हमारा 5 गो प्रश्न निकलेगा उसको सही से आंसर देना है। तो हम सिर्फ आपको प्रश्न का आंसर बता देते हैं। ठीक है, आप गद्यांश घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 है हमारा, मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। सबसे पहला है हमारा अहंकार, दूसरा सम्मान, तीसरा प्रशंसा, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए नंबर। मनुष्य जो है, इसका जो राइट आंसर है हमारा ए नंबर। मनुष्य जो है पैदा होते ही अपने अहंकार का बोझ हो जाता है उसको। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है हमारा, दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहते। सबसे पहला है स्वयं धनवान होने के कारण, दूसरा स्वयं गुणी होने के कारण, तीसरा अपने बड़प्पन के कारण, चौथा ईश्वरी भाव के कारण। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है, ईश्वरी भाव के कारण जो है मनुष्य दूसरे की उन्नति देखना पसंद नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न तीसरा है हमारा, स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहला है ईर्ष्या वश में होने पर, दूसरा क्रोध के वश में होने पर, तीसरा स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने पर, चौथा अनैतिक कार्य करने पर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ईर्ष्या के वश में हो जाने पर। ये सब जो मैं आंसर दे रहे थे ये हमारा गद्यांश से लिया हुआ है और आप गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको ये सब का आंसर आप खुद ढूंढ सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न 4 हमारा क्या है देखते हैं। प्रश्न 4 है, किसे भूलकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताते हैं। सबसे पहला हमारा अहंकार, दूसरा आत्मनिरीक्षण, तीसरा संतुष्ट, चौथा सुख। तो इसका राइट आंसर हमारा मनुष्य जो है अपना ए नंबर अहंकार भूलकर जो अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न 5 को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए प्रश्न 5 है हमारा, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ए नंबर में हमारा अवनति, दूसरा परिणति, तीसरा अनिति, चौथा परिणति, तो परनिंदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, तो इसका होगा अवनीति। ठीक है, आप विलोम शब्द याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा उन्नति का जो विलोम शब्द है हमारा परिणति है। ठीक है, देखिए और ये हमारा एक निर्देश है। देखिए हमने जो गद्यांश पहला वाला उसको कंप्लीट किया, अब हम लोग को निर्देश है दूसरा। फिर निर्देश में हम लोग को क्या बताया रहा है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के संख्या 6 से 10 तक के लिए सही प्रश्न चयन करें। यानी कि आपको करना क्या है, आपको ये जो हमारा गद्यांश है यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पढ़ लेना है और हम आपको जो इससे जो प्रश्न दिया गया है 6 से 10 तक का आंसर बताने के लिए, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 में चलते हैं हम लोग। प्रश्न 6 क्या है, बादलों की तुलना किससे की गई है। ये किसके अनुसार है, गद्यांश के अनुसार है। सबसे पहला है हमारा जीवन के सुख से, दूसरा जीवन के संघर्ष से, तीसरा जो है हमारा जीवन के दुखों से, और चौथा है हमारा जीवन के पराजय से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है, जीवन के दुखों से जो है हमारा बादलों की तुलना की गई है।
प्रश्न 21 है हमारा, कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? सबसे पहला है आशावादी, दूसरा भाग्यवादी, तीसरा निराशावादी, चौथा कर्मवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर। तो ए नंबर में क्या है हमारा बताइएगा? आशावादी। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग अब 10 कंप्लीट, प्रश्न 8 कंप्लीट करते हैं। ये जो मैं आंसर बता रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही, गद्यांश से लिया हुआ है। आप गद्यांश पढ़िएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है? सबसे पहला हमारा आशा निराशा से, दूसरा खट्टे मीठे पलों से, तीसरा आनंद संघर्षों से, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है, जो जीवन जो जीते हैं हम लोग, और हम लोग का जो जीवन जीने की आयु होती है, उसमें आशा निराशा भी आता है, खट्टा मीठा पल भी आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, और संघर्ष भी होता है। इसलिए हमारा डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है? सभी पल हमारे जीवन में इंद्रधनुष बनाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न 9 को कंप्लीट करते हैं हम लोग। प्रश्न 9 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, आशा का विलोम शब्द लिखिए। यानी देखिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा प्रश्न देता है ना कि आप पढ़िएगा सही है पर लगे और वहाँ लिखा होगा कुछ और। ठीक है, तो आप धीरे धीरे पढ़ के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे क्या बोल रहा है, आशा का विलोम शब्द क्या है? सबसे पहला सुख, दूसरा निराशा, तीसरा आकाश, चौथा प्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, आशा का तो आपको ऐसे ही लगता होगा निराशा। ठीक है, और विलोम शब्द जो हमारा सिलेबस में है, जो नवंबर दिसंबर में जो बात की जा रही है एग्ज़ाम होने का, तो उसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा 10 क्या है? नम का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? सबसे पहला हमारा धरती, दूसरा पानी, तीसरा हवा, चौथा आकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो हमारा है धरती। अब धरती कैसे है तो वो हम नहीं बता सकते हैं। बोले कैसे? क्योंकि ये गद्यांश में दिया हुआ है, और गद्यांश तो जो लिखा है वही बता पाएगा, क्योंकि ये तो हमारा सिलेबस का है नहीं। सिलेबस का है पर ये हमारा बुक का है नहीं। तो गद्यांश तो अपठित बोर्ड होते हैं, और ये विदाउट बुक का आता है, जहाँ मंतांश आता है तो गद्यांश से ही लिया गया है। ठीक है ना। अब ये नहीं सोचिएगा कि गलत है, पर ये गद्यांश का ही है। अब हमारा खंड को है, यानी कि व्याकरण। अब जो हम लोग जानेंगे तो वो हमारा होगा व्याकरण। ठीक है, सबसे प्रश्न पहला है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया किस वाक्य से है? यानी कि जो हमारा वाक्य दिया हुआ है वो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। तो हम आपको अकर्मक सकर्मक पहचानने का ट्रिक बता दिए हैं, तो हम बार बार नहीं बताएंगे, और मेरा अगले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और हम उसका बता दिए हैं कि कैसे अच्छा पहचाना जाता है, तो हम आपको सिर्फ इसका राइट आंसर बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा, गाय घास खाती है, दूसरा रानी गाना गाती है, तीसरा बच्चा रोता है, और चौथा राजू पत्र लिखता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा, बच्चा रोता है। ये जो 4 को हमारा वाक्य ऑप्शन दिया हुआ है, और ये हमारा चारों वाक्य है, और इसमें जो हमारा कर्मक क्रिया है वो है सी नंबर, क्या? बच्चा रोता है। ठीक है, आप सोचिएगा कैसे, तो हम इसका वीडियो बना दिए हैं, और अगले वीडियो में आप मेरे आइस मणिपुर चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ लिखा होगा जैक बोर्ड सेट, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा। तो आप वहाँ जाके अच्छी तरह से समझिए, वहाँ पे वीडियो जेक के द्वारा आया गया प्रश्न वहाँ बना हुआ है। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 है हमारा, जिसमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित हो, कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, सबसे पहला हमारा सकर्मक, दूसरा अकर्मक, तीसरा विकल्प ए बी दोनों, यानी सकर्मक कर्मक दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा सी नंबर, यानी सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 13 कंप्लीट करते हैं। समझिएगा ध्यान से तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कौन आरुणा का अनेकार्थिक शब्द है? देखिए हमने गलत पढ़ दिया, और आप भी ऐसे एग्जाम में कीजिएगा, तो ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। कौन अरुण का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, और आप जल्दबाजी में पढ़ लीजिए कौन है, जैसे कि हमने ये पढ़ा, तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन है, कौन अरुण का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? जैसे पहला हमारा सूर्य, दूसरा लाल, तीसरा चंद्र, और चौथा सिंदूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो होगा हमारा चंद्र।
यानी कि चंद्रमा जो है वो हमारा अरुण का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ने इतना कंप्लीट कर लिया। चलिए हम लोग ने प्रश्न 14 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 13 को ध्यान से पढ़ें और हम लोग समझे भी अच्छी तरह से। जब समास का प्रथम पद अवयव अथवा प्रधान हो वह कौन समास होता है? तो आप समास जानते हैं या नहीं, आप कमेंट में बताइएगा, तब हम वीडियो बनाएंगे। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्विवचन समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। और अव्ययी भाव समास की परिभाषा होता है वैसा समास जिसका पहला प्रधान अथवा अवयव हो, जैसे प्रतिदिन। ठीक है, आप अगर नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका वीडियो बना देंगे। प्रश्न 15 है हमारा, विद्यालय विदा के लिए आलय कौन समास है? ठीक है, विदा के लिए आलय हमारा कौन समास है? तो देखिए, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यानी कि संकीर्ण नंबर यानी कि दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। वह कौन समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होगा? यानी कि देखिए, विधा प्लस आलय, विधा और आलय जुड़ के मिलता है। तो यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ हमारा जो ये आलय कौन समास है, यानी कि सेकेंड नंबर वाला, यानी कि द्वितीय कौन समास का प्रधान होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, फिर अगर आप नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा। ए नंबर अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास का जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, प्रश्न हमारा देखिए 16, हम लोग ने 15 तो कंप्लीट कर लिया। प्रश्न 16 देखते हैं। नीला है जो अंबर विग्रह पदों का समस्त पद क्या है? नीला है जो अंबर का जो ये बड़ा वाक्य, इसको छोटा वाक्य कैसे करें, इसको बोलते हैं समाज विग्रह। ठीक है, ये जो लिखा है नीला है जो अंबर, ये हमारा एक समाज विग्रह है। इसको समस्त पद में क्या कहेंगे? सबसे पहला नीलांबर, दूसरा अंबर नीला, तीसरा नीला और अंबर, चौथा आकाश नीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा हमारा नीलांबर। नीलांबर का जो समाज विग्रह होता है वो होता है नीला है जो अंबर। ठीक है, ये व्याकरण सब है और आपको क्लास 10 के एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर किस वाक्य के एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित वाक्य होते हैं? सबसे पहला हमारा सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हमारा होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक हमारा जो होता है प्रधान वाक्य प्रधान होता है और एक होता है आश्रित वाक्य। ये उसमें एक ही वर्ड रहते हैं जो कि सब उस पर आश्रित रहता है, समझे ना? ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, यानी प्रश्न 18 हम लोग को देखते हैं। प्रश्न 18 हमारा, समुच्च बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद हैं। सबसे पहला हमारा क्रिया विशेषण और विशेषण, दूसरा सरल और संयुक्त, तीसरा समानिधिकरण और व्यक्तिकरण, चौथा बेसमार्क द्विबोधक और संबोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा विस्मयादि बोधक और संबोधन। ठीक है, डी नंबर वाला जो हमारा 18 प्रश्न था हमारा, समोच्च बोधक का दो प्रमुख भेद हैं, तो वो हमारा विस्मयादि बोधक और संबोधन। ठीक है, प्रश्न हम लोग अब 19 कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम लोग ने तो प्रश्न 20 कंप्लीट कर लिया। प्रश्न 19 क्या है हमारा, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य में कौन सा भेद है? सबसे पहला हमारा कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा कोई नहीं। तो देखिए, हम आपको जो वाक्य पहचानने के लिए हम आपको बता दिए थे अगले वीडियो में, तो हम हर वीडियो में तो बता सकते हैं नहीं, तो आप अगले वीडियो में जाके देख लीजिए। ये जो है हमारा वो हमारा क्रमवाच्य है। तो आप सोचिएगा कैसे, तो फिक्र नहीं कीजिए, मेरा एक वीडियो बना हुआ है और आप आयुष समरपुर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप चैनल को वीडियो को चुनिए और ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, प्रश्न देखिए, अब हम लोगों ने जो प्रश्न लास्ट प्रश्न है हमारा खंड गो का यानी खो का, देखिए, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य को डेश होती है। सबसे पहला प्रधानता, दूसरा निसरता, चौथा सरलता और डी नंबर उपयोगिता। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा है और जो प्रधानता, कर्ता का जो कर्तावाच्य में जो वाक्यों के कर्ता के कार्य की जो होती है वो प्रधानता होती है। ठीक है,
चलिए हम लोग ने अब चलिए खंड करते हैं गो, जो कि बहुत ही मज़े आ रहा होगा आप लोगों को। खंड गो हम लोग ने खंड को और खो कंप्लीट किया। अब हम लोग जानेंगे खंड गो। अब खंड गो में हमारा जो निर्देश आपको दिख रहा है उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि निर्देश से हमें पता चलता है कि कैसे बनाना है। निर्देश है हमारा, प्रयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 21 से 24 तक के उत्तर का चयन करिए। यानी कि ये हमारा जो आपको यहाँ गद्यांश आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गद्यांश को घर में पढ़ना है और हम जो है आपको क्या करेंगे, आंसर ओनली बता देंगे। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न पहला है हमारा, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन हैं? सबसे पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा नागार्जुन, चौथा महादेवी वर्मा। इसका जो राइट आंसर है हमारा नागार्जुन। नागार्जुन जो ये हमारा गद्यांश दिया गया है और ये उसी के लेखक हैं। इस जो गद्यांश जो कविता से लिया गया वो कविता का नाम है यह दंतरित मुस्कान, और इसके जो कवि हैं वो हमारे नागार्जुन साहब हैं। ठीक है। प्रश्न 22 हमारा, दंतरित का क्या अर्थ है? यानी कि दंतरित का क्या अर्थ? सबसे पहला हमारा बिना दांत के, दूसरा लंबे लंबे दांत के, तीसरा टेढ़ी मेढ़ी दांत के और चौथा नए नए दांत। यानी कि आप अगर यह दंतरित मुस्कान कविता को पढ़ लेते हैं तो आपका समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा नए नए दांत दंतरित का अर्थ है। ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 23 को कंप्लीट करते हैं। माँ बच्चे को क्या कर रही है? सबसे पहला है हमारा काम, दूसरा आराम, तीसरा मधुपर्क, चौथा संपर्क। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, माँ जो है बच्चे को मधुपर्क कर रही है। ठीक है। प्रश्न 24 हमारा क्या है, देखते हैं। कवि ने धन्य किसे कहा? सबसे पहला दादा और दादी को, दूसरा माता और पुत्र को, तीसरा बच्चे और उसके दांत को, चौथा अपने आप को और उसकी पत्नी को। यानी कि बच्चे ने धन्य किसको कहा? बच्चे ने जो धन्य कहा वो सी नंबर का। तो सी नंबर में क्या है, बच्चे और उसके दांत को। बच्चे का जो दांत था उसको धन्य किया और जो हमारा उसका जो दंतरित था उसको धन्य किया। ठीक है। अब चलिए हम लोग का फिर देखिए, हम लोग प्रश्न 24 तक तो कंप्लीट कर लिए निर्देश के अनुसार। फिर निर्देश आ रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन। यानी कि जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है तो इसमें कोई गद्यांश दिया हुआ नहीं है और इसका सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। प्रश्न 25 है हमारा, बादल किस दिशा से आ रहे हैं? सबसे पहला हमारा पूर्व दिशा से, दूसरा पश्चिम दिशा से, तीसरा उत्तर दिशा से, चौथा अज्ञात दिशा से। तो बादल का तो हमको कोई दिशा का पता चलता है नहीं, यानी कि बादल जो हमारा आ रहे हैं वो हमारा आ रहे हैं अज्ञात दिशा से। ठीक है। आपको अच्छी समझ में आ चुकी, मुझे आशा है। ठीक है। देखिए चलिए हम लोग प्रश्न 26 को देखते हैं। प्रश्न 26 क्या है हमारा, कहाँ सांस लेते हो घर घर भर देते हो? सबसे पहला जो है हमारा वो है बादल। बादल का सांस लेना। दूसरा हमारा फागुन की हरियाली महसूस करना। तीसरा हमारा वातावरण को सुगंधित और मादक जाना। चौथा हमारा फूल के द्वारा सांस लेना। ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है हमारा बी नंबर है, क्योंकि ये चैप्टर का जो मुख्य हमारा ऋतु है वो हमारा क्या है, फागुन। और फागुन की हरियाली को जो लेखक है वो महसूस कर रहे हैं और घर घर भर दे रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 27 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे आप, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? यानी कि जो ये हमारे लेखक हैं इसका जन्म कब हुआ? सबसे पहला हमारा 1878, 1863, 1906 और 1899। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप बुक पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर है हमारा 1899। ठीक है।
चलिए प्रश्न हम लोग 28 को कंप्लीट करते हैं। मर्यादा ना लही के माध्यम से सूरदास की गोपियाँ कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कर रही है? सबसे पहला हमारा प्रेम की, दूसरा घृणा की, तीसरा जीवन की, चौथा मन की। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, जो मर्यादा न लही का जो अर्थ है वो है प्रेम की मर्यादा को कृष्णा हमारा उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब फिर देखिए यहाँ आपको यहाँ निर्देश दिखता होगा, निर्देश को पढ़ना है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 29 से 32 तक का सही प्रश्न का चयन करें। तो आपको फिर क्या करना है, आपको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ध्यान से पढ़ लेना है। हम आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ 29 है। प्रश्न 29 क्या है? हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगता? तो सबसे पहला है हमारा पाने वाले के द्वारा पान खाना, दूसरा कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, चौथा मूर्तिकार मूर्ति चश्मा नहीं बनाया जाता, पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक बनाना। तो अगर आप पढ़िएगा नेताजी का चश्मा तो आपको समझ में आ जाएगा ये गद्यांश जो लिया गया वो नेताजी का चश्मा का है। तो इसका राइट आंसर है हमारा पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक बनाना। तो मजाक कैसे बनाया? जब हवलदार साहब पान वाले की दुकान में पान खाते थे और जब उसने कैप्टन के बारे में बुरा भला कहा तो वही बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो सब हमारा 30 क्या है देखते हैं। बूढ़ा मलियल सा लंगड़ा आदमी कौन है? सबसे पहला हमारा हवलदार साहब, दूसरा पान वाला, तीसरा कैप्टन, चौथा मास्टर मोतीलाल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा कैप्टन। कैप्टन जो है बूढ़ा है, मरियल है और लंगड़ा भी है। और इसको किसने कहा? वो हमारा है मोटे मिजाज के आदमी कौन? के पान वाला। ठीक है, प्रश्न अब हमारा 32 का भाई देखते हैं। हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? सबसे पहला है हमारा पान वाले के बारे में, दूसरा मोतीलाल के बारे में, तीसरा कस्बे के बारे में, चौथा कैप्टन के बारे में। और जो पान वाले थे हमारा कैप्टन के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। ठीक है, फिर देखिए आपको निर्देश दिख रहा होगा। तो निर्देश क्या है देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन किया, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है और इसका आपको सही चयन करना है। देखिए प्रश्न 23 है हमारा, देखते हैं। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता के अत्यधिक मग्न था? सबसे पहला पहनावे पर, दूसरा भोजन पर, तीसरा मधुगान पर, चौथा व्यवहार पर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा कितना? सी नंबर। तो वह मधुगान पर जो था लेखक बाल गोविंद पर एकदम क्या बोलते हैं विशेषता पर अधिक मग्न था। प्रश्न 34 जो है हमारा क्या है देखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर कहाँ रोपनी किसे कहते? बताइए रोपनी क्या? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए रोपनी किसे कहते हैं? सबसे पहला रोपन को, धान की रोपाई को, तीसरा धान की कटाई को, चौथा धान की खेती को। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा धान की रोपाई को, यानी कि बी नंबर। ठीक है, प्रश्न 35 हमारा क्या है। बाल गोविंद भगत के संगीत का लेखक ने क्या कहा? सबसे पहला जादू, दूसरा समय की बर्बादी, तीसरा नीरज धनु। तो इसका राइट आंसर है हमारा लेखक ने जादू कहा। क्या कहा? जादू कहा। ठीक है, फिर देखिए आपको गद्यांश कुछ नज़र आपको आ रहा होगा। तो गद्यांश को क्या करना है? पढ़ना है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 37 से 40 तक का सही उत्तर करें। तो आपको करना क्या है? फिर वही बात क्या करना है आपको, यहाँ जो आपको गद्यांश दिख रहा है यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। हम आपको सिर्फ बता देते हैं। ठीक है, प्रश्न 37 हमारा देखिए यहाँ फिर क्या है। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? यानी कि प्रस्तुत जो हमारे ये गद्यांश दिया हुआ है इसका लेखक कौन है? सबसे पहला शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर
सी शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, चौथा अजय। इसका राइट आंसर है हमारा शिव पूजन साय, क्योंकि ये जो लिया है माता के आंचल से, ये हमारा गद्यांश को लिया गया है। और माता के आंचल कौन है हमारा लेखक, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? लेखक की माँ जो थी, वो जो हमारा लेखक था, देखिए हम आपको एक बता देते हैं, लेखक का जो असली नाम था तो उसका नाम था तारकेश्वर। तो तारकेश्वर उसका असली नाम था, और उसका माँ प्यार से और पिता प्यार से उसको भोलानाथ कहते थे, ठीक है। आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है, वो जो तारकेश्वर था उसको प्यार से क्या कहते थे, तो आप लोग क्या बोलिएगा, भोलानाथ। तो देखिए जो इसका जो हमारा राइट आंसर है हमारा ए नंबर है, क्या, नाभि और लीलार में, ठीक है। बस 39 है हमारा। माँ चोटी में लेखक को क्या बांध देती थी? सबसे पहला रिबन, रस्सी, पगड़ी, फूलदार लट्टू। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी नंबर है। तो डी नंबर में हमारा क्या है, फूलदार लट्टू। अब प्रश्न हमारा 40 है, जो कि बहुत ही लास्ट वाला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेखक किसकी गोद में से सबसे बाहर निकलते थे? सबसे पहला माता की गोद, दूसरा बाबूजी की गोद, तीसरा नौकर की गोद, चौथा दादाजी की गोद। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, बाबूजी की गोद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।